गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के द्वारा एटम के स्ट्रक्चर को बताया था। उन्होंने बताया था कि उनकी जो एक्सपेरिमेंट की मुख्य बातें थी वो थी मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। एटम का जो ज़्यादातर स्पेस है उसके अंदर का वो क्या है, एम्प्टी है। बिकॉज ऐसा क्यों बोला था उन्होंने? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफेक्टेड। उसमें से जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना किसी डिफेक्शन के एक स्ट्रेट लाइन में पास हो गए थे। दूसरी बात, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल, वो बहुत कम ऐसे थे जो डिफेक्टेड हुए थे अपने पाथ से। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफ़ी कम स्पेस में प्रेजेंट था। तीसरी बात जो उनकी थ्योरी की थी, a very small fraction of alpha particle were defecting by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were considered in a very small volume within the atom. केवल कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, 180 डिग्री पे डिफेक्ट हुए, जो बताते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज और मास है एटम का वो कहाँ है, वो एक बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में कंसनट्रेट है। From the data, he also calculated that the radius of the nucleus is about 10.5 times less than the radius of atom. इसके साथ साथ उन्होंने अपने डाटा से ये भी कैलकुलेट किया, जो न्यूक्लियस है एटम का वो कितना छोटा है, वो 10⁵ टाइम छोटा है एटम की रेडियस से। On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following features. तो उनके जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका जो मेन करेक्टर थे वो क्या थे? देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास और वो क्या कहलाता है, उसका न्यूक्लियस कहलाता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रेसिडीज इन दिस न्यूक्लियस। और जितना भी मास है एटम का वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, उसके न्यूक्लियस में। दूसरी बात, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में। तीसरी बात उनकी थ्योरी की, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज से उसका जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो ये तीन बातों को बताया था रदरफोर्ड ने कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है और उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और एटम का जितना भी मास है वो कहाँ पाया जाता है, उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में। और जो साइज है न्यूक्लियस का वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है एटम के साइज से। कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल के आए थे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। द revolution of electron in a circular orbit is not accepted to be stable। वो क्या बात थी, वो ये बात थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लगातार सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो स्टेबल नहीं हो सकता है। एनी पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। जब एक्सेलरेट होंगे पार्टिकल्स तो क्या करेंगे, वो एनर्जी को रेडिएट करेंगे, यानी कि वो एनर्जी का यूज़ करेंगे और कुछ एनर्जी क्या होगी, लूज़ होते रहेगी। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी।
तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, वो एनर्जी का लॉस उनमें होगा और फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। इफ़ दिस वेयर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। अगर ऐसा होता तो जो एटम है वो क्या होगा, वो हाईली अनस्टेबल होगा, एंड हेंस मैटर वुड नॉट बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। और कोई भी मैटर जिसके एटम अगर स्टेबल नहीं है तो जिस फॉर्म में हम उसे देखते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता। यू नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल। हम जानते हैं कि जो एटम है वो स्टेबल रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो थी बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने अपने मॉडल में क्या बताया, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन raised against the Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. जो भी ऑब्जेक्शंस आए रदरफोर्ड के मॉडल के लिए, उनको दूर करने के लिए नील्स बोहर ने अपने मॉडल में कुछ बातों को, कुछ पोस्टुलेट्स को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया। क्या थे वे? फर्स्ट, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज discrete orbit of electron are allowed inside the atom. एटम के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जिनको डिस्क्रिएट ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई, वाइल revolving is discrete in this discrete orbit the electron do not radiate energy. जब भी इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रिएट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं, तो उस टाइम पर वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। ये बात किसने बताई? नील्स बोहर ने। नील्स बोहर के बारे में बताया गया है यहाँ पर। नील्स बोहर 1885 में उनका बर्थ हुआ था और 1962 में उनकी डेथ हुई थी। वॉज बॉर्न इन कोपेनहेगन इन 7 अक्टूबर 1885 में उनका बर्थ हुआ था। ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी 1916 में उनको वो फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट हुए थे। ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 1922। और 1922 में उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? एटम के स्ट्रक्चर के लिए। Among Professor Bohr numerous writing, three three appearing as books are, उन्होंने जितनी भी अपनी बातें बताई थी वो 3 बुक्स में है, प्रेजेंट है। फर्स्ट है उनकी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी बुक उनकी है एटॉमिक थ्योरी, और तीसरी उनकी है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। दीज ऑर्बिट ऑफ और सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। ये जो ऑर्बिट होते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट, इनको सेल भी बोला जाता है या फिर उन्हें एनर्जी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर सोन इन फिगर 4.3। फिगर 4.3 में आपको कुछ एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया गया है। ये आपका एक एटम का स्ट्रक्चर है जहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर वाली लोकेशन में है। सेंटर के बाद जो फर्स्ट डिस्क्रिएट ऑर्बिट है उसको के सेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर n=1 या फिर n=2, 3, 4 करके अलग अलग डिस्क्रिएट ऑर्बिट प्रेजेंट रहते हैं जिनको के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल के रूप में से जाना जाता है। These orbit or cell are represented by the letters K, L, M, N और the number n=1, 2, 3, 4। तो इन्हें या तो के एल एम एन के नाम से जाना जाता है या फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे इनको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो ये लेक्चर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।